सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Over to you, शुरू sir. करेंगे जी जी। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट ओवर हियर। पिछले आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ ठीक है। आ रही है अच्छे से। पिछले तीन इसमें हमने देखा है, पहला तो हमने एक इंट्रोडक्टरी देखा जिसमें अष्टांग हृदय के सभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है पूरे ग्रंथ में, इन शॉर्ट उसका एक ब्रीफ या जिस्ट हमने देखा। उसके बाद दिनचर्या के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, और अभी डेली रेजिमेंट होने के बाद सीजनल क्या क्या करना होता है उसके बारे में दिया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। आ रही है ना? Yeah, it's very clear. ठीक है। नहीं, मुझे लगा देखने पर ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, इसलिए फिर मैंने नहीं, बोला। बिल्कुल ठीक है आवाज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसा ये है कि हमने ये बात पर डिस्कशन ज्यादा किया नहीं था कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों भी बहुत सारा उसका पोर्शन सेम है, तो दोनों के लेखक वाग्भट ही हैं, लेकिन जो अष्टांग संग्रह है तो वो थोड़ा सा गद्य स्वरूप में है, मतलब और ये अष्टांग हृदय जो है वो पूरा पद्य स्वरूप में है, मतलब पोएम पोएम की इसमें तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं अष्टांग संग्रह में ज्यादा होता है, लेकिन उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें जितना इसमें दिया हुआ है वो हमारे लिए ठीक है। तो क्योंकि जब आप अगर ये इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा काल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि अष्टांग संग्रह का इसके ऊपर क्या व्यू है, वो वगैरह उसमें दिया है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन की तरह ठीक है कि अक्षी निमेश मात्रा कला वगैरह जो दिया हुआ है वो हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि इसको इस तरह से हम काल को डिवाइड कर सकते हैं। तो अध्याय का यही नाम है ऋतुचर्याध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहास माहुरात्रयादव महर्षा। अध्याय का नाम है ऋतुचर्या, कि सीजनल हमारे जो है उसके हिसाब से हमारे खान पान में क्या वेरिएशन होना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए जो है ये अध्याय ऋतुचर्या नाम से दिया है। तो इन्होंने मात्रा से शुरू किया है, मात्रा काष्ठा कला, ये अष्टांग संग्रह में, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डायरेक्टली जो अष्टांग हृदय ने जो प्रैक्टिकली जिसका यूज है उसी को ज्यादा ध्यान में रखा है। उन्होंने 6 ऋतुओं से शुरू किया है। तो मासे ही द्विसंख्य ही माघाध्यय ही क्रमात् षड ऋतव स्मृता शिशिरोथ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद हिमः। मतलब ये जो है कि जनरली हम 4 या 3 ऋतु हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं बोलते समय, लेकिन वैसे ऋतुओं की संख्या ये जो बताई है वो भारत को ध्यान में रखकर बनाई हुई है। तो वो 6 ऋतुएं भारत में होती है। मासे ही द्विसंख्य ही, मतलब 2-2 महीनों के ऐसे क्रम से 6 ऋतु होते हैं।
द्विसंख्य, हमारे हर एक ऋतु में 2-2 महीने रहते हैं। तो उसमें जो हम वैसा देखते हैं कि एक धूप का सीज़न रहता है, एक ठंडी का सीज़न रहता है, एक बरसात का सीज़न रहता है। ऐसे 3 हम जनरली मानते हैं या फिर 4 मान सकते हैं। लेकिन वैसे हम चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वैसे 6 ऋतुएँ वो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो उसका ट्रीटमेंट सही से होता है। और वो कौन से है आपको आपने नाम शायद सुना होगा, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो एक इसमें से जो लास्ट वाला है हिमः, तो हिम मतलब हेमंत का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने किया है, जो एक लाइन में वो आ जाना चाहिए इसलिए। मतलब जहाँ पर सभी एनवायरनमेंट ठंडा रहता है, शीत रहता है, उसको हिम ऐसा कहा है। हिम वैसे भी बर्फ के क्या सिनोनिमस एक वर्ड है, हिम और बर्फ दोनों सेम ही है। तो जिसमें ठंड ज्यादा रहती है उसको हिम मतलब हेमंत इस तरह से। और क्रम से दिया हुआ है, माघ से शुरू करते हुए 2-2 महीने अगर उसको गिनेंगे तो वो 2-2 महीने के बाद ऋतु बदलती है। तो माघ और फाल्गुन जो है वो शिशिर ऋतु है, फिर चैत्र वैशाख जो है वो वसंत ऋतु है। उसके बाद 2-2 हम अगर महीने देखेंगे तो उसमें 2 ऋतुएं बदलती हैं। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ हाँ, ग्रीष्म के बाद कौन सी आती है ऋतु? वर्षा? नहीं, वर्षा, वर्षा, हाँ हाँ। नाम तो ये वर्षा जो ही है? सीक्वेंस वर्षा ऋतु ही है। अच्छा। हाँ, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऐसे 6 ऋतु हैं। जी। और वो शुरुआत जैसे जिस क्रम से जहाँ से उन्होंने शुरू किया है माघ से, तो वैसे ही शिशिर से वो शुरुआत होती है। तो मतलब माघ और फाल्गुन 2 महीनों में शिशिर ऋतु। उसके बाद जी। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु। उसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु। फिर श्रावण भाद्रपद में आषाढ़। वर्षा ऋतु। फिर अश्विन और कार्तिक मास में शरद ऋतु। और मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु। इस तरह से शरद में कौन से महीने आते जनरली हैं? है शरद में कौन से महीने आते? अश्विन और कार्तिक। अश्विन और कार्तिक। हाँ हाँ। और दूसरा एक्चुअली इसमें ये भी है कि ये महीनों के हिसाब से जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो ऋतु है उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। जी। और दूसरी जगह अगर जाएंगे तो उसका थोड़ा सा पैटर्न कहीं चेंज होता है। कहीं वो फाल्गुन चैत्र वसंत ऋतु होता है और कहीं चैत्र वैशाख ऐसे होता है। तो वो सूरज के इसके ऊपर निर्भर है कि उसकी गर्मी कितनी बढ़ती है, ठंडी कितना कम होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड है कि ऋतु डिवाइड होता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जब ये अष्टांग हृदय लिखा गया उस समय भारत में ये था कि माघ और फाल्गुन जो है वो वसंत ऋतु, उसको हम उस टाइम पे मान सकते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं हमको दिखता है कि फाल्गुन चैत्र ऋतु में महीने में वसंत ऋतु के लक्षण हमको दिखते हैं। उसके बाद मतलब कहीं कभी कभी गर्मी जल्दी आ जाती है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो सकता है। लेकिन ये जनरल कंसेप्ट समझ में आने के लिए 2-2 महीने में ऋतु बदलती है, हमको ध्यान में रखना है। केवल महीना ध्यान में रखना ये भी आवश्यक नहीं है। उसके जो लक्षण दिए हैं वो अगर दिख रहे हैं तो फिर वो उसको वो ऋतु हम कहेंगे कि शिशिर ऋतु में क्या होता है, हेमंत ऋतु में क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है। उसके वातावरण में जो चेंज होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो उसके अनुसार फिर हम उसको ऋतु हम मानते हैं। तो ये जब लिखा गया उस समय पे माघ और फाल्गुन में वसंत ऋतु, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन भारत के दूसरे के हिस्सों में अगर जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा एक आध महीना आगे पीछे होता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हमें कंपेयर उसको उसके लक्षण से करना है कि अगर वसंत ऋतु है तो उसमें ये अगर दिख रहा है तो फिर वो ये वसंत ऋतु है। मतलब अगर ठंडी बहुत ज्यादा है ये है तो फिर वो शिशिर ऋतु है। ऐसा हमें डिवाइड करके हम देख सकते हैं। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट है ऐसा नहीं है। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो फिर और ये मैंने जैसे पहले बोला कि ये भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि जब भारत में उत्तरायण होता है तभी पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में वो दक्षिण मतलब वो विपरीत परिस्थिति वहां होती है। जब यहाँ पर सूरज का प्रभाव ज्यादा होता है तभी दक्षिण सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज का वो कम हो जाता है। तो फिर अगर हम उस विषुववृत्त के नीचे जाएंगे
तो हमको डायरेक्टली उसके अपोजिट जो है ऋतु हमको मिलेंगे कि जिन्होंने ये लक्षण बताए हैं। तो ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब इसके लिए कर रहा हूँ कि ऋतु का जो डिवीजन है ऋतु का, तो वो उनके जो सीजनल लक्षण हमको दिखते हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। और उसके हिसाब से फिर हमको वो समझना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अगर मान के चलेंगे कि माघ और फाल्गुन ही वसंत ऋतु है, ये एकदम एग्जैक्ट मैंने जैसे बोला कि वाटर टाइट नहीं है, ये हमको समझना है, क्योंकि ऋतु बदलते रहती है इसलिए। उसके बाद फिर शिशिराद्या ही जो दूसरा श्लोक है वो ऐसा है, शिशिराद्या त्रिभिस्तैस्तु विद्यात अयनम उत्तरम। तो दो अयन हम सबको पता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उसमें जो शिशिराद्याः, शिशिर से जो शुरू होता है, शिशिराद्याः त्रिभिः, जो तीन है शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये ऋतु, विद्यात अयनम उत्तरम, तो ये उत्तरायण होता है। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये जो तीन है उसमें उत्तरायण होता है। और दूसरा उसका नाम है आदान काल। एक नाम है उत्तरायण, दूसरा उसी का नाम है आदान काल। तो ये आदान काल क्या है कि जिसमें उन्होंने दिया है कि तद आदत्ते आदत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम, कि जिसमें मनुष्य का जो बल है मतलब शक्ति है वो आदत्ते मतलब जो सूरज खींच लेता है, ऐसा उन्होंने मतलब उसकी कल्पना किया। कल्पना मतलब कि बल कम होता है, मतलब बाहर का जो ऋतु है वो सब अपनी शक्ति को खींच लेता है, तो इसलिए उसको आदान काल जो 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 ये है बाहर का वातावरण उसमें सभी शक्ति का ना अपना होता है मनुष्य की शक्ति का, तो इसलिए आदान काल उसको कहा है कि वो वातावरण वो शक्ति खींच लेता है, तो आदान काल उसको कहा है। तो शिशिराद्याः त्रिभिः तैस्तु विद्यात अयनम उत्तरम, ये तीन ऋतु में उसको हम उत्तरायण या फिर आदान काल ऐसा कहेंगे। और उसमें बल कम हो जाता है मनुष्य का। और उसमें क्या होता है फिर तस्मिन, तस्मिन मतलब उसमें, ये जो आदान काल है या फिर उत्तरायण है उसमें क्या होता है, तो अत्यर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान क्षपयन्ति गुणान भुवः। और उसमें ये होता है कि जो हमने थोड़े 20 गुण हमने देखे थे फर्स्ट पहले अध्याय में कि गुरुमंद हिम स्निग्ध वाला, उसमें से जो तीक्ष्ण गुण है, उष्ण गुण है, रुक्ष गुण है, ये जो ड्राइनेस है, ठीक है, ये पेनेट्रेटिंग जो है वो सभी गुण है वो बढ़ते हैं वातावरण में मार्ग स्वभावतः। शिशिर और वसंत और ग्रीष्म ऋतु सूरज सूर्य और बलवान रहते हैं, तो इसलिए पूरे एनवायरनमेंट में सौम्य गुण है, मतलब जो पानी के जो गुण है, क्षपयंती मतलब कम करते हैं, क्षपयंती गुणान भुवा, जमीन के ऊपर जो पानी के बढ़ने से जो गुण आते हैं उनको सब ये कम कर देता है, क्योंकि उसमें सूर्य और पवन इन दोनों का बल अधिक रहता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि तिक्त कषाय कटुको बलिनो अत्र रसा क्रमात्, तो क्रम से आदान काल में तिक्त रस, कषाय रस और कटु रस ये बलवान होते हैं, मतलब उनका जो इंटेंसिटी है वो उस काल में ज्यादा हमको दिखता है। और तस्मात आदानम अग्नेयम, और इसलिए फिर उसको अग्नि महाभूत प्रधान, अग्नि गुण प्रधान हमको मानते हैं कि जिसमें अग्नि का जो है वो प्रीडोमिनेंस रहता है, तो तस्मात आदानम आग्नेयम, उसको आग्नेय ऐसा कहा है। और जो हमने देखा कि तिक्त कषाय कटुको बलिनो अत्र रसा क्रमात्, तो ये जो है हमने जो पहले देखा है शिशिर वसंत और ग्रीष्म, इनमें क्रम से तिक्तरस, कषाय रस और कटुरस बलवान रहते हैं। इसका मतलब शिशिर ऋतु में तिक्तरस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटुरस, ये तीनों जो रस हैं वो बलवान रहते हैं। अब ये बलवान रहते हैं इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई आहार सेवन करेंगे या फिर बाहर घूमने के लिए जाएंगे, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी इसमें ये जो रस है वो प्रधान है, तो उस काल में उन रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी उसका बल ज्यादा है और ऊपर से हम उसका अगर सेवन करेंगे तो उससे कुछ हमें
दिक्कत तकलीफ हो सकती है, अपने जो व्याधि है वो बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये बलवान है तो कुछ समय में उन रसों का सेवन मतलब टेस्ट जो है उसका सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, ये हमें समझ इसलिए वो बलवान रहते हैं, ऐसा दिया हुआ है। और अ, उसके बाद जो है वो ऋतवो दक्षिणायनम, बाकी जो बचे हुए जो ऋतु है वो दक्षिणायन में आते हैं। तो ये 3 हो गए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये जो हो गया वो आदान काल, उत्तरायण या फिर आग्नेय, इस तरह से हो गया। उसके बाद जो है वो ऋतवो दक्षिणायनम, बाकी जो उनको छोड़ के जो 3 है वो दक्षिणायन में जाते हैं। तो मतलब कौन से ऋतु बच गए, तो वो है वर्षा, शरद और हेमंत। ये 3 ऋतु जो है वो विसर्ग काल या दक्षिणायन में आते हैं। उसका दूसरा नाम है वर्षादयो विसर्गश्च, उसका दूसरा नाम है विसर्ग काल। तो विसर्ग काल का मतलब, विसर्ग मतलब इसमें जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो मनुष्य में बल का विसर्ग करता है, मतलब बल को देता है। मतलब जो वातावरण बल है वो मनुष्य के अंदर आता है, इसलिए उसको विसर्ग काल ऐसा कहा है। मतलब जो भी आदान काल में सूरज ने या फिर वातावरण ने मनुष्य से खींच लिया है, उसको वो वापस कर देता है, विसर्ग सभी के ऊपर विसर्ग कर देता है, इसलिए उस विसर्ग काल उसको कहा है। तो वो क्या होता है, यद बलम विसृजति अयम, ये बल को विसर्जन करता है, मतलब बल को वापस मनुष्य को दे देता है। तो यद बलम विसृजति अयम सौम्यत्वात्, और उसमें सोम मतलब जलीय जो गुण है वो प्रधान रहते हैं। अत्र सोमो ही बलवान क्षीयते रवि, तो उसमें सो मतलब शीत गुण जो है वो बलवान रहता है, और सूर्य का जो प्रभाव है वो कम होते जाता है। तो इसलिए दूसरा उसमें चेंज क्या होता है वातावरण में, तो मेघ वृष्टि मतलब बरसात होती है, और वातावरण में वो सब मेघ दिखते हैं। और अनिलही शीतही, अनिल मतलब वायु, मतलब हवा जो है वो ठंडी रहती है। शांत तापे, जो पृथ्वी रहती है वो आदान काल में बहुत गर्मी उसमें आ जाती है, तो फिर वो शांत हो जाती है, क्योंकि वर्षा होती है, बारिश होती है, इसलिए वो तब शांत होता है। मही तले, मही मतलब भी पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी का जो संपूर्ण तल है मतलब उसका जो क्रस्ट है वो ठंडा हो जाता है। और उसमें फिर स्निग्ध इह अम्ल लवण मधुरा बलिनो रसाहा, तो उसमें स्निग्ध जो गुण है, तो वो स्निग्ध गुण बलवान रहता है। उसके साथ ही क्रम से अम्ल, लवण और मधुर, ये 3 रस बलवान रहते हैं। क्रम से मतलब तो वर्षा, शरद और हेमंत, इसमें क्रम से अम्ल रस, लवण रस और मधुर रस ये बलवान रहते हैं। मतलब वर्षा ऋतु में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस, ये तीनों रस जो है वो बलवान रहते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि बलवान का मतलब यह है कि इसमें ऑलरेडी इन सभी रसों का जो है वो प्रीडोमिनेंस रहता है। वो हमको जब हम खाना खाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसके समय ये ध्यान में रखना है। फिर है इस इन ऋतुओं में मतलब उत्तरायण दक्षिणायन में मनुष्य का बल कैसा रहता है, स्ट्रेंथ कैसे रहती है, तो वो दिया है कि शीते अग्र्यम, वृष्टि घर में अल्पम, बलम मध्यम टू शेषयो। तो बल को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। एक है अग्र मतलब सबसे ज्यादा जिसमें रहता है वो, दूसरा है अल्प मतलब जो उसमें कम रहता है, और मध्य मतलब दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं कि हम साल के सभी ऋतुओं में हमारा बल सेम ही रहता है, ऐसा नहीं। हम हमें खुद भी उसका थोड़ा ध्यान में आता है कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो फिर काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती है। जब शीतकाल बढ़ता है, ठंडा ऋतु बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा काम हम कर सकते हैं। तो ये हमें भी खुद को पता चलता है कि अपनी शक्ति भी साल भर उतनी ही रहती है, ऐसा नहीं है। तो शीते अग्रम, जो शीत ऋतु है उसमें बल सबसे ज्यादा रहता है। मतलब शिशिर और हेमंत इन ऋतुओं में सबसे ज्यादा बल रहता है। फिर वृष्टि घर में, वृष्टि मतलब वर्षा ऋतु, और घर्म ये भी ग्रीष्म ऋतु का एक पर्यायी नाम है, मतलब सिनोनिम है। तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इनमें
अल्प बल रहता है, बल सबसे कम रहता है पूरे साल भर में, और मध्यम तु शेषयोः, और बाकी जो बचे हुए 2 ऋतु हैं, उनमें बल अपना मध्यम मीडियम बल रहता है। तो वो छोड़ के वर्षा और ग्रीष्म में सबसे ज़्यादा, शिशिर हेमंत में वर्षा ऋतु में सबसे, और ग्रीष्म में सबसे कम, शिशिर और हेमंत में सबसे ज़्यादा, और बचे हुए जो है शरद और कौन-सा बच गया? वसंत, इनमें मीडियम मतलब सबसे बीच वाला बल रहता है। तो ये हमको, तो उस तरह से, और इसका फिर रिलेशन क्या है अपने ऋतु के चर्या में, तो वो है, ये है कि जब ज़्यादा बल है, तो व्यायाम और बाकी सब जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जब बल कम है, तब व्यायाम और उसका क्वांटिटी भी हमको कम करना होता है। तो इस वो ये भी थोड़ा आगे आएगा, तो भी हम उसको देख लेंगे। तो अभी सबसे पहले उन्होंने फिर अ, जब बताया तब क्रम से उन्होंने शिशिर से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया है, तब उन्होंने किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं। मुझे लगा कोई बोल रहा है, इसलिए मैं बोला पीछे। तो ठीक है ना, अच्छा उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, एक चीज बताएं सर कि जी जी जी। ये जो सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, क्या आयुर्वेद के हिसाब से क्या कुछ ऐसा देखने में आता है, या ये केवल माइनर वेरिएशंस हैं इसमें, ऐसी मतलब काल जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, या आपको आयुर्वेद क्या मानता है कि क्या थोड़ा बदलाव आ रहा है? नहीं, काल तो वो ही रहेंगे। मैंने जैसे बोला कि ये भारत को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, तो बहुत ज्यादा उसमें चेंज हुआ नहीं है, लेकिन ये होता है कि पोल्यूशन की वजह से और बाकी जो है उसके हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। लेकिन जो जनरली 6 ऋतु है, वो तो हम भारत में सब जगह जाएंगे तो दिखेंगे। लेकिन उसके जो प्रमाण है वो कम ज्यादा हो सकता है, कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा रहती है। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो ठंड इतनी नहीं रहती है। जैसे लेकिन वहाँ गर्मी जितनी पड़ती है, वहाँ उतनी गर्मी या उत्तराखंड में या फिर उस रीजन में नहीं पड़ती है। तो ये भी है, तो उसके हिसाब से फिर सभी बातें बदलती हैं कि किस तरह से खाना मतलब आहार विहार किस तरह से होना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ऋतु तो 6 रहेंगी, उसका लेकिन उसका प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। जैसे शिशिर ऋतु में जितनी सर्दी यहाँ पर पड़ती है, उतनी सर्दी अगर साउथ इंडिया में ग्रीष्म ऋतु, उसमें ठंड ज्यादा रहेगी, ये तो है ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हम कंपेयर करेंगे कि जैसे जितना धूप मई जून में रहती है साउथ इंडिया में, उतनी जो गर्मी है वो दिसंबर जनवरी में नहीं रहेगी। ठीक है, उतना कम हो जाएगा। लेकिन जैसे बरसात, जैसे कुछ रीजन ऐसे है कि जहाँ बरसात बहुत ज्यादा होती है, जैसे हम आसाम में जाएंगे, उस जगह पर वर्षा ऋतु बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साल भर में पूरी साल भर वर्षा होती है ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर हमें साल भर वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ही ऋतु देखने के मिलेंगे। ऐसा भी हम थोड़ा, तो वो जो है, मैंने जो बोला कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार हमको ये देखना होगा कि ऋतु कौन सी चल रही है। तो सिर्फ ये मैंने जो पहले ही बोला कि जो महीने जो दिए हुए हैं, उसके ही हिसाब से हमको एकदम पकड़ के चलना है, ऐसा नहीं है। हमें बाहर के एनवायरनमेंट से कंपेयर करके फिर ये करना है कि कौन सा ऋतु हो रहा है, कौन सा ऋतु अभी नहीं है। ये सबसे बेसिक उसका है कि बाहर के एनवायरनमेंट से आप हमेशा कंपेयर करते रहेंगे, तो उसके अनुसार हमें हमारे डेली रेजिम में फर्क कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ही मैंने बोला कि वाटर टाइट नहीं है ये कंपैरेटिव है सब कुछ। मतलब इसका हाँ मतलब ये है कि जैसे कभी प्री मानसून शावर्स जल्दी आ गए मान लो, या अनसीजनल गर्मी हो गई, तो हमें ये ख्याल रखना है कि भाई ये जो है ये ग्रीष्म के माफिक सा अगर मौसम है, तो हमें फिर वो आहार विहार आचार वो जो है उस हिसाब से अपन मॉडिफाई कर सकते हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा, तो उसमें, हाँ तो उसमें थोड़ा ध्यान में ये भी रखना होता है कि जब ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु नहीं है, लेकिन बारिश आ गई, तो फिर उसको हम एक दूसरा उसको एक वर्ड है कि ऋतु
विपर्य उसको बोलते हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि अपना बल कितना है, बाकी अपना क्या चल रहा है, उसके अनुसार हमको हमारा खान-पान रखना है। तो अगर अपना बल ठीक है तो हम खाना ये खान-पान उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो उसके अनुसार हमें चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो वो ही हमको ध्यान में रखना है। फिर बलिनः 7वां जो है, बलिनः शीत संरोधात् हेमन्ते प्रबलो अनलः भवति अल्प ईंधनो धातून् स पचेत् वायुना ईरितः अतो हिमे अस्मिन् सेवेत स्वादु अम्ल लवणान रसान्। तो इसमें ऐसा है कि उन्होंने बोला है कि शरीर की अग्नि मतलब जो डाइजेशन करने वाली जो शरीर की क्षमता होती है, तो अनल मतलब अग्नि, मतलब जैसे हमने पहले ही देखा है कि 3 प्रकार की अग्नि, विषम अग्नि, समाग्नि और तीक्ष्णाग्नि ऐसे होता है। तो उस तरह से जो है तो बाहर की ठंडी की वजह से शरीर के अंदर जो अग्नि है वो बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए वो शरीर में ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए फिर भवति अल्प ईंधनो धातून् स पचेत् वायुना ईरितः, और उस समय में वायु का भी प्रिडोमिनेंस रहता है। इसलिए अगर हमने खाना नहीं खाया तो फिर वो धातु का पाचन करता है, मतलब जो हम धातु जो बोले रस, रक्त, मांस में इसका पाचन शुरू करता है। इसलिए अतो हिमे अस्मिन् सेवेत, तो हेमंत ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए? स्वादु अम्ल लवणान रसान, उसमें मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस का सेवन ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि मधुर अम्ल और लवण रस उसमें पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत तो मतलब जो है वो उस तरह से ज्यादा रहता है। तो फिर उसका जो है वो बल भी ज्यादा रहेगा, तो फिर डाइजेशन करने में ऐसा नहीं होगा कि कुछ बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए हम उस सीजन में मधुर अम्ल लवण रस का सेवन ज्यादा करना है हेमंत ऋतु में, क्योंकि अग्नि बलवान है तो उसको पचाने के लिए कुछ ईंधन चाहिए। तो इसलिए खाना भी हमारा उस तरह से होना चाहिए। अगर उसको नहीं मिला तो वो सब कुछ जला देगा, शरीर की जो धातु है उनको। तो इसलिए उसमें मधुर अम्ल और लवण रस जो प्रधान है, ऐसे आहार का हमें सेवन करना है। उसके बाद दैर्घ्यान् निशानाम् इतर्हि प्रातर एव बुभुक्षिता अवश्य कार्यं संभाव्य यथोक्तम शीलयत अनु। तो इसमें ऐसा होता है कि रात थोड़ी लंबी होती है और इसलिए ऐसे बहुत बार होता है कि उस सीजन में भूख भी बहुत जल्दी-जल्दी सुबह उठने के बाद ही भूख लग सकती है। तो अवश्य कार्यम संभाव्य, जो हमारे प्रातः विधि है उनको सही से करके फिर यथोक्तम शीलयत अनु। उसके बाद हमें अगर लगेगा थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं। उसके बाद लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना है कि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि भोजन करने के बाद ही कुछ खाने के बाद हम व्यायाम वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए वातघ्न तैलैहि अभ्यंगम, तेल से हमें अभ्यंग, इसीलिए हम दिवाली के जो सीजन है होता रहता है, उसके पहले दिन वो सब अभ्यंग वगैरह सब करते हैं। सब जगह वो हमारे यहाँ भारत में प्रचलित है कि वो जब नहाएँगे तो गर्म पानी से करेंगे, तो ये अभ्यंग करके नहाएँगे। क्योंकि तब वायु का ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, भूख ज़्यादा लगती है, तो उसको स्निग्ध गुण ज़्यादा चाहिए, इसलिए फिर अभ्यंग हम करते हैं। तो मूर्ध्नि तैलम मतलब जो और वो जब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यंग, तो सबसे पहले यहाँ पर तेल लगाते हैं, सर के ऊपर तेल लगाते हैं, मूर्ध्नि तैलम। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर पूरे शरीर में लगाते हैं। उसके बाद मूर्ध्नि तैलम विमर्दनम, फिर नियुद्धम कुशलैहि सार्धम, फिर नियुद्ध, जिसको हम क्या जूडो या फिर कराटे इस तरह से जो बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर नियुद्ध, इस तरह से जो शस्त्र बिना शस्त्र लिए हुए युद्ध करने की जो कला है, उसको नियुद्ध कहते हैं। जैसे उसको केरल में उसको कलरी इस नाम से जानते हैं जनरली। तो वो नियुद्ध की एक कला है कि शस्त्र बिना लेके, जिसको हम कुश्ती बोलेंगे या फिर कराटे जैसे बोलेंगे, उस तरह का अभ्यास हमको करना है इस ऋतु में, क्योंकि इस ऋतु में हमको शरीर को भी ज़्यादा शक्ति रहती है, तो वो हम कर सकते हैं। और फिर पादाघातम जो युक्ति कहा,
और फिर पैरों का मसाज वगैरह उसमें करना होता है। ये सब उसमें हेमंत ऋतु में हमें करना चाहिए। फिर ये सब करने के बाद कषाय अपरुत स्नेहः, और ये अभ्यंग करने के बाद, व्यायाम वगैरह करने के बाद कषाय अपरुत स्नेहः ततः स्नातो यथा विधि। और फिर कषाय रस के द्रव्य, मतलब कषाय रस जिसमें प्रीडोमिनेंट है, ऐसे वनस्पति से या फिर उसके पाउडर से सब वो स्नेह निकाल देना चाहिए। जो हम अभ्यंग करने के बाद वो जो लगा के हम पूरा शरीर में जो तेल लगा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ततः स्नातो यथा विधि, उसके बाद हमको स्नान करना है। कुंकुमेन सदर्पेण प्रदिग्धो अगरु अगरु धूपिता। तो उसमें फिर अ, स्नान करने में किस किस चीजों का यूज करना है वो भी दिया हुआ है। तो कुमकुम मतलब केसर, लेकिन केसर का अभी हम तो नहीं कर सकते। कुछ चीजों है मैंने बोला है कि राजाओं को देख के लिखी हुई है, तो हमारे लिए जो भी फिजिबल है वो हम कर सकते हैं। तो केसर के हिस्से के पानी से नहाएंगे तो पूरा हमारा दीवाला निकल जाएगा। तो फिर ये भी इसलिए फिर वो हमें हमारे लिए जो जितना अफोर्डेबल है वो हम कर सकते हैं। सदर्पेण, फिर कस्तूरी से नहा, वो पानी में डाल के नहाना। हाँ, सर लेकिन इसमें ये एक वो वाया मीडिया हो सकता है कि आजकल ये साबुन कई कई तरह की आ गई हैं, तो यदि कहीं कोई इस हाँ, तरह की साबुन मिले तो क्या उसको इस्तेमाल करना ठीक है? कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि उसमें वो डालते हैं कि नहीं है वो डाउटफुल है ना, हमको पता हाँ, नहीं। वो बात वो सही। बोलते हैं उसमें है, वो अगर ऑथेंटिक सोर्स से अगर मिल रहा है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अ, वो देख के हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कितना डाला हुआ होगा ये तो डाउटफुल है ही, क्योंकि वो कमर्शियली बनाते हैं। तो उसमें कितना केसर होगा, कितना ये होगा, वो तो मुश्किल ही है बताना। तो जी। वो उसके हिसाब से हमको देखना है। तो अभी दूसरा उन्होंने बोला है कस्तूरी, तो कस्तूरी तो अभी बैन है, वो मिलती ही नहीं है। दर्प मतलब कस्तूरी बोला है, वो तो अभी बैन ही है, तो वो मिलती ही नहीं है, तो फिर हम उसका यूज कर ही नहीं सकते। तीसरी बात उन्होंने अगुरु बोला है। अगुरु नाम का एक पेड़ है, वो हिमालय में होता है बहुत ज्यादा। तो उस वो गर्म मिजाज का रहता है, वो उष्ण गुण वाला रहता है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये मर्दन करने मतलब अभ्यंग के बाद वो जो है घिसने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अ, मतलब मेन कहने की बात ये है कि गरम जो चीजें हैं उनका प्रयोग ज्यादा करना है उसमें सीजन में, ये ध्यान में रखना है। फिर रसान स्निग्धान फलम पुष्टम गौड़म अच्छा सुराम, इसमें भी उन्होंने बोला है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि आयुर्वेद में मद्य जो है वो वर्ज्य नहीं है, क्योंकि जब उसका औषध की तरह प्रयोग करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा करेंगे तो भी वो हानिकारक है, ये भी दिया हुआ है। तो फिर वो मद्य का भी वर्णन यहाँ पर है। रसान स्निग्धान, स्निग्ध गुण वाले जो से उसका प्रयोग करना है। फिर अ, पुष्टम गौड़म फलम, फलम मतलब मांस का प्रयोग करना है, मीट का। फिर गौड़म अच्छा सुराम, तो एक गुड़ का प्रयोग करना है। फिर सुरा, सुरा उसके भी बहुत सारे प्रकार है मद्य के भी, उनमें से सुरा जो है उसका प्रयोग ज्यादा करना है। तो सुरा कहाँ कैसे बनती है, उसके अलग अलग प्रकार है, तो उसका भी वर्णन आगे आएगा, तो उसका प्रयोग करना है। तो गोधूम पिष्ट माशेक्षु, तो गेहूं का प्रयोग करना है। पिष्ट मतलब जो हम मैदा, उसका प्रयोग ज्यादा हम हेमंत ऋतु में कर सकते हैं। इक्षु मतलब गन्ना, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्षीरोत्थ विकृति मतलब दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, जो भी है, मतलब बासुंदी है, फिर जो हम रबड़ी, ये सभी चीज जो दूध से बनती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर नवम अन्नम, तो नवीन अन्न मतलब जो भी हम धान्य खाएंगे तो नवीन उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा हम बोलते हैं कि एक साल रखने के बाद जो अन्न होता है उसका वो वो आगे भी आएगा, वो थोड़ा लघु पचने में हो जाता है। लेकिन जो नया रहता है वो पचने में थोड़ा भारी भारी रहता है, लेकिन उसका प्रयोग हम हेमंत रूप में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अग्नि बहुत ज्यादा होती है। फिर वसाम तैलम, वसा मतलब शरीर प्राणी के शरीर से जो निकाला हुआ है जो फैट रहता है उसको वसा कहते हैं, वो ले सकते हैं। तेल, तेल का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। तो इसमें
दोनों तीनों प्रकार का अंतर्भाव उसमें है। नॉन-वेज भी है, सूरा भी है और वेज भी है, सभी का उसने अंतर्भाव किया है, तो उनमें से हमें जो सूटेबल है, हम वो ले सकते हैं। फिर शौच कार्य सुखोदकम, जब नहाएँगे या फिर सभी चीज़ों के लिए जो इस्तेमाल करने वाला पानी है, वो सुखोदकम, थोड़ा-सा गरम करके उसका प्रयोग करना है। फिर प्रावार अजिन कौशेय, प्रवेणी कौच वासृतम, तो ये गरम कपड़ों के अलग-अलग प्रकार है। प्रावार, अजिन, कौशेय, प्रवेणी, कौच, मतलब ये शॉल है। फिर प्राणियों के जो क्या बोले जो ये रहता है, उनसे बने हुए जो वस्त्र रहते हैं वो उनका करना। इन शॉर्ट कि गर्म वस्त्रों का प्रयोग करना है, वो तो हम सब लोग जानते हैं, तो उसका प्रयोग भी दिया हुआ है। फिर उष्ण स्वभावैः लघुभिः प्रावृत शयनम भजेत। फिर जहाँ पर हम रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, तो वहाँ पर भी उष्ण मतलब हीटर है, इस तरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। और फिर युक्त्या अर्क किरणान, और जितना हमें सहन हो सके उतना अर्क किरण, जो सूरज की किरणों को हमने लेना है। बाहर जाके वैसे भी हम ठंड होती है तो बाहर जाके धूप में सेकते हैं, तो वो भी हमको करने के लिए बोला है। स्वेदम आदत प्राणायाम तो सर्वदा, और जरूरत पड़े तो हमें, जैसा हम आगे देखें स्वेदन, तो भाप ले सकते हैं, जैसे हम हॉट ये बोलते हैं ना जिसको स्टीम। नहाते समय, हाँ स्टीम, स्टीम जो है वो हम ले सकते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। और पादत प्राणायाम जो सर्वदा, और हमेशा पादत प्राणायाम का प्रयोग करना है। जो चप्पल या फिर जूते उनको हमेशा पहन के रखना है, क्योंकि वो ठंडी की ऋतु है, तो उसमें और कुछ ना हो हमें, इसलिए फिर वो पहन के रखना है। क्योंकि जनरली फ्रॉस्ट बाइट वगैरह जो होता है वो पैरों की उंगलियों को ही सबसे पहले होता है, मतलब हाथ की उंगली या पैरों की उंगली को सबसे ज्यादा उससे फ्रॉस्ट बाइट आपने सुना होगा कि जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, बहुत बर्फ होती है, तो पैरों में ज्यादातर वो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से पादत प्राणायाम जो सर्वदा, वो ध्यान में रख के उन्होंने बोला है कि हमेशा पादत प्राणायाम मतलब पैरों में कुछ पहन के जाना चाहिए, क्योंकि उतना ठंड है, तो फिर उससे पैरों को ज्यादा हानि पहुंचने की संभावना है, तो वो हमको पहन के रखना है। फिर उसके बाद वाला जो है थोड़ा सा हमें और लग सकता है कि पीवर उरुस्तन श्रोण्य समदः प्रमदः प्रिया, तो ये भी मैंने जो बोला कि कुछ राजाओं को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि स्त्रियों के साथ जिन्होंने शरीर को गर्म सभी लेप किया हुआ है, उनको उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने दिखाया। तो राजा को ये संभव है कि वो, तो ये थोड़ा जैसा हम जो बोलते हैं ना कि पुरुष प्रधान संस्कृति का हम ये बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने ऐसी स्त्रियां जिन्होंने शरीर पर गर्म इसका लेप किया हुआ है, उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने दिया है। तो फिर उसको अन्यथा नहीं लेना है, कि वो उन्होंने कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सभी गर्म चीजों का हमें प्रयोग उस समय पे करना है। फिर अंगार ताप संतप्त गर्भ भूवेश्मचारिण शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते। इसका मतलब ये है कि जहां पर जैसा हम दिया है कि अंगारा ताप संतप्त, मतलब जहां पर फायर प्लेस जिस घर में हो, ऐसे घर में रहना है। फिर गर्भ भूवेश्मचारिणा, जमीन के अंदर जो घर बनाकर वहां पर उसमें रहना है, क्योंकि जमीन के अंदर थोड़ा गर्मी रहती है। अगर ऊपर ठंड होगा, फिर भी थोड़ा सा हम अंदर खोद के अगर जाएंगे तो वो गर्म रहता है। तो गर्भ भूवेश्मचारिणा, उसमें रहना है। और शीत पारुष्य जनितो न दोषो जातु जायते, और ड्राई नेस से बचना है। और जिससे ड्राईनेस का और ज्यादा सुपरलेटिव है तो उसको परुष ऐसा बोलते हैं। तो जो इस तरह से जो आहार विहार है उससे बचना है, तो उससे फिर हमें दोष उत्पन्न नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट, जो हेमंत ऋतु की चर्या है उसमें ज्यादातर उष्ण वस्तुओं का सेवन, जो ज्यादा पचने में भारी है ऐसे आहार का सेवन, जो स्निग्ध गुण वाले जो है उनका सेवन, इस तरह से करना है। और जैसा वो ऋतु के अनुसार हमको अपने आप को जो है आहार विहार का पालन करना है। और दूसरा उसके बाद आता है शिशिर। ये हेमंत ऋतुचर्या में ये सब कुछ करना है कि जिसमें अग्नि बहुत ज्यादा बलवान होता है, तो इसलिए फिर जो हम खाना खाएंगे तो अग्नि को प्रॉपर
न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना हमको खाना ज़रूरी होगा। तो इसलिए हम ये भी देखते हैं कि खान-पान में भी उस तरह से हमें डिफ़रेंस मिलता है, कि जैसे हम पंजाब उस साइड में अगर जाएँगे, वहाँ पर भी ठंड वगैरह ज़्यादा रहता है, तो उस उन उन लोगों के खाने में पनीर और दूध के पदार्थ ये सब कुछ ज़्यादा रहता है। जैसा हम थोड़ा नीचे जाएँगे उस वैसे-वैसे उनके खाने में इतना जैसा ड्राई फ्रूट्स, पनीर ये उनका अंतर्भाव बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। तो ये ऋतु के अनुसार वो चेंज होता है, तो इसलिए अग्नि को देख के, बाहर के वातावरण को देख के और अपना सभी कुछ देखते हुए खान-पान का हमें वो ध्यान रख के करना होता है। तो यही इसमें मेन है। फिर उसके बाद है शिशिर ऋतु। अयम एव विधि कार्यः शिशिरे च विशेषतः। तो शिशिर ऋतु में भी यही जो है आहार-विहार हमको पालन करना है, क्योंकि शिशिर ऋतु में भी ठंडा जो है मौसम ज़्यादा रहता है। तदा ही शीतम अधिकम, उसमें हेमंत ऋतु से भी ज़्यादा ठंडा रहता है। रौक्षम च आदान कालजम, और उसके साथ-साथ वृक्ष गुण बढ़ता है। आदान कालजम, क्योंकि सूरज अभी उत्तरायण की ओर जा रहा है, तो फिर रुक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है, तो और ज़्यादा स्निग्ध द्रव्य और ज़्यादा भारी अन्न मतलब जो आहार है उसका सेवन करना है। व्यायाम भी उसको हम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अभ्यंग जो है वो भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, तेल का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है, ये सब हमको करना है। फिर आता है वसंत ऋतु। तो हमने शायद ये चैप्टर को 2 दिन रखे हैं ना? 2 लेक्चर रखे हैं ना? हाँ, करेक्ट। तो ठीक है। क्योंकि ये पूरा एक इसमें होगा नहीं पूरा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके बाद आता है वसंत ऋतु, मतलब हेमंत ऋतु से ज़्यादा ठंडी शीत ऋतु में रहती है, शिशिर ऋतु में रहती है। तो वही जो विधि है, उनको ही शिशिर ऋतु में हमको फ़ॉलो करना है। और ज़्यादा तेल और ज़्यादा अभ्यंग और ज़्यादा स्निग्ध द्रव्य इनका सेवन हमको करना है, और विशेषता इसमें वृक्ष गुण और ज़्यादा होता है, इसलिए स्निग्ध पदार्थों का, दूध के सभी पदार्थों का प्रयोग हमको उसमें ज़्यादा करना है। फिर वसंत ऋतु में ये होता है कि कफ शीतो ही शिशिरे। तो ये सब करने से क्या होता है, एक और बात होती है कि जो कफ है, वो शरीर में शीत मतलब वो संचित हो जाता है, शरीर में जमा हो जाता है। शिशिरे वसंते अर्कांशु तापितः। तो वसंत ऋतु में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि सूरज अभी उत्तरायण की तरफ जाना शुरू होता है, तो फिर वसंत ऋतु में गर्मी अर्क अंशु तापितः। अर्क मतलब सूर्य, अंशु मतलब किरण, उससे तापितः मतलब गर्मी ज्यादा होती है, बढ़ती है। तो फिर हत्वा अग्निम, वो जो बाहर जो गर्मी होती है उसके वजह से शरीर के अंदर की अग्नि जो है वो कम हो जाती है। हत्वा अग्निम कुरुते रोगान। तो इसलिए शरीर के अंदर की अग्नि कम होने की वजह से कुरुते रोगान, अलग-अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः इसलिए तम त्वरया जयेत, उसको तुरंत ही उसके ऊपर चिकित्सा करनी चाहिए। कि उसको ज़्यादा हम राह देखनी नहीं कि वो ठीक हो जाएगा, इस तरह से ज़्यादा राह नहीं देखनी है, उनको तुरंत सही करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो तीक्ष्णैः, तो कैसे करेंगे? तो तीक्ष्णैः वमन नस्याद्यैः, तो तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है। वमन मतलब जो हम पंचकर्मा का एक प्रकार है वमन, उल्टी कराना, तो उसका प्रयोग करना है। नस्य मतलब जो नाक या शरीर के ऊपर के भाग में जो भी कफ संचित होगा, उसको निकालने के लिए नस्य का प्रयोग करना है। लघु रुक्षैश्च भोजनैः, जो पचने में हल्का हो ऐसा आहार सेवन करना है। जो रुक्ष है, इस तरह से आहार का सेवन करना है। व्यायाम उद्वर्तनाघातैः जित्वा श्लेष्माणम उल्बनम, तो जो बढ़ा हुआ कफ है, श्लेष्मा मतलब कफ, तो श्लेष्मा मतलब कफ जो बढ़ा हुआ है, तो व्यायाम उद्वर्तनाघातैः, तो व्यायाम करके वो कफ को कम करना है। उद्वर्तन, उद्वर्तन भी आगे आएगा कि जो एक औषध का ड्राई पाउडर जो होता है वो शरीर के ऊपर जो घिसना, उसको हम उद्वर्तन बोलेंगे। मैंने वो शायद दिनचर्या में के टाइम पे बताया है उद्वर्तन क्या होता है। तो वो शरीर से जो घिसने से कफ कम हो जाता है, कि ड्राई पाउडर को शरीर के ऊपर घिसना है। एकदम फाइन पाउडर है लेकिन वो ड्राई है, उसको घिसने से कफ कम हो जाता है। तो उद्वर्तन आघातैः जित्वा श्लेष्माणम उल्बणम। और जब जैसा हमने वो पादाघात देखा है
कि पैरों को मालिश करना या फिर दबाना, ये सभी अंगों को, ये सभी वो करना है। आघातैः जित्वा श्लेष्माणं उल्बणम्, जो बढ़ा हुआ कफ है उसको कम करना चाहिए। फिर स्नातोनुलिप्त कर्पूर, फिर स्नान करने के लिए क्या क्या प्रयोग करना है, उनका लेप करके और नहाना है। किसका लेप करना है? तो कर्पूर, चंदन, अगुरु, कुमकुम। उसमें भी कुछ चीजें ठंडी है, कुछ गर्म है। गर्म ज्यादा है तो कपूर थोड़ा ठंडा होता है, चंदन ठंडा होता है, अगुरु गर्म है, कुमकुम मतलब केसर वो गर्म है। तो दोनों को मिक्स करके प्रयोग करना है। जब लेप करेंगे तो शरीर के ऊपर, तो उन दोनों को मिक्स करके प्रयोग करना है। और फिर खाने में क्या क्या लेना है? तो पुराण यव, पुराना यव, यव जो है हम जिसको बार्ली कहते हैं, बार्ली। तो यव, पुराण यव जो भी पुराना है तो वो और ज्यादा लघु होगा। गोधूम मतलब गेहूं, वो भी पुराना। फिर क्षौद्र मतलब शहद का एक प्रकार है। जांगल शूल्यभुक, जांगल मतलब मैंने जैसे बोला कि 3 प्रकार के देश हैं, जांगल, अनुभव, साधारण। तो जांगल शूल्यभुक मतलब जांगल जो देश है, मतलब डेजर्ट वाले जो एनिमल्स है, प्राणी है, उनका मांस का सेवन करना है। और शूल्य भूख मतलब शूल्य एक मांस जो हम बनाते का उसका एक प्रकार है, जिसको हम जैसे हम देखते हैं कि जो पनीर टिक्का वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो उसमें एक ये डालते हैं, क्या, सलिया उसमें से डालते हैं, उसको फिर आग पर सेकते हैं। तो उस तरह से जो मांस भी कर किया हुआ है, मतलब उसका फ्राई किया है, इस तरह फ्राई नहीं, इसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि आग के ऊपर रख के उसको हम बेकिंग, गरम, बेकिंग शायद हाँ कहते हैं, रोस्टिंग, हाँ रोस्टिंग। हाँ हाँ हाँ, रोस्ट, हाँ उस तरह से किया हुआ मांस का सेवन, मतलब जो खाएंगे वो पनीर वगैरह उस तरह से खाना है। शूल्य, वो उसको शूल्य मतलब शूल मतलब वो जिससे हम सली डाल के जो हम बनाते हैं वो हमको खाना है, इस तरह से बोला है। बारबेक्यू, फिर उसको बारबेक्यू बोलते हैं। हाँ हाँ वही, हाँ वो बारबेक्यू, बारबेक्यू हाँ या सही है। हाँ हाँ, ठीक है, वो हमें खाना है क्योंकि उसमें ड्राईनेस ज्यादा होता है, इसलिए वो हमको खाना है। फिर सहकार रसोन मिश्रान आस्वाद्य प्रिय अर्पितान, फिर उसमें सहकार, सहकार का मतलब एक्चुअली आम भी होता है। सहकार रसोन मिश्रण आस्वाद्य, उसका आस्वाद हमको लेना है। फिर प्रिय अर्पित, और अपने जो प्रिय लोग हैं उनके साथ बैठ के इन सभी का सेवन, आस्वाद लेकर सेवन करना है। तो ये सब हमको करना है। प्रियास्य संग सुरभि, अपने प्रिय लोगों के साथ बैठ के उनसे उनके साथ गपशप करना है, मतलब जहां पर थोड़ा ठंडा है इस तरह से हमें करना है। प्रिया नेत्रोत्पलांकितान सौमनस्य कृतो हृदयान, जिनके साथ हमारा वेवलेंथ मैच होता है, सौमनस्य मन जिनके साथ हमारा ठीक से लगता है, ऐसे लोगों के साथ हमें रखना है। और फिर उस उनके साथ बैठ के उन्होंने ये भी जो बोला है वो भी, वो हमारे लिए नहीं है, जो योग का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इन सभी लोगों के साथ बैठ के अरिष्ट, सीधु, मार्दविक, ये जो सभी है मद्य के प्रकार हैं, उनका सेवन करना है, ये उन्होंने दिया है कि वो और ये हमें सभी सब समय पर ध्यान में रखना है कि ये सभी प्रमाण में सेवन करने की ही बात कर रहे हैं, कि रात भर बैठ के ऐसा पीते रहना ऐसा नहीं है, लेकिन अपने जो पहचान वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा हम ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिया है। फिर तो अरिष्ट, सीधु, मार्दविक, माधव, ये सभी जो है वो मध्य के प्रकार हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ये अ, है, तो वो हमको ले सकते हैं, है ना, दिए है। फिर जी उसमें कुछ कुछ पूछना है? जी, सर, कि ये कौन हाँ से जी। काल के अंदर दोष कौन सा प्रधान होता है, और वो क्या साइकिल चलती है, ये इसका थोड़ा सा विवरण हम्म। बताएंगे या बाद में आएगा? क्योंकि उससे बाद फिर में समझ में नहीं, आ अभी जाएगा कि बोल सकते, नहीं नहीं, ऐसा है कि वो बाद में इसमें उतना नहीं आएगा, इसी में सब कुछ होगा वो। मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। तो ठीक। जैसे हमने महाभूत का जो देखा था कि पंच महाभूत के अनुसार, जैसे रसों में महाभूत का प्राधान्य होता है,
वैसे ऋतुओं में भी होता है कि रस के बारे में तो हम आगे देखेंगे कि मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान रहता है। फिर अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान रहता है। लवण रस में जल और अग्नि महाभूत प्रधान रहता है। फिर कषाय रस में वायु और पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है। तिक्त रस में आकाश और वायु प्रधान रहता है और कटु रस में अग्नि और वायु ये प्रधान रहते हैं। तो उसी तरह से ऋतुओं में भी ये महाभूत प्रधान रहते हैं। तो जैसा है कि हेमंत ऋतु में पृथ्वी जल महाभूत प्रधान रहता है। फिर शिशिर ऋतु में पृथ्वी और वायु प्रधान रहता है। फिर हेमंत ऋतु में जो है सॉरी हेमंत हो गया, शिशिर हो गया। फिर वसंत ऋतु में पृथ्वी और वायु। शिशिर ऋतु में वायु और आकाश। मैं क्रम से बोल देता हूँ। हेमंत ऋतु में पृथ्वी और जल महाभूत ये जी प्रिडोमिनेंट रहता है। उसके बाद शिशिर ऋतु में वायु और आकाश ये प्रिडोमिनेंट रहता है। उसके बाद वसंत ऋतु में वायु और आकाश। हाँ वायु और आकाश शिशिर में, वायु और क्योंकि आकाश। वो ज्यादा जो ड्राई होता है ना ज्यादा, इसलिए। जी तो उसके बाद वसंत ऋतु में पृथ्वी और वायु ये प्रिडोमिनेंट रहता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में अग्नि और वायु ये प्रिडोमिनेंट रहता है। फिर वर्षा ऋतु में ग्रीष्म में अग्नि प्लस वायु। हाँ अग्नि प्लस वायु। जी हाँ फिर वर्षा ऋतु में थोड़ा एक उसमें दो मत है। जल और अग्नि प्रधान होता है और वायु और अग्नि दो अग्नि और जल और अग्नि, हाँ पृथ्वी और अग्नि, जल और अग्नि, ऐसे थोड़ा सा दो दो उसमें व्यू है। तो लेकिन उसमें प्रिडोमिनेंट अम्ल रस रहता है वर्षा ऋतु में। फिर शरद ऋतु में फिर अग्नि और क्या बच गया अभी, जल। हाँ अग्नि और जल ये प्रधान रहता है। तो उसमें लवण रस ज्यादा रहता है। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु आकाश और अम्ल रस में पृथ्वी और जल, पृथ्वी और अग्नि ये प्रधान रहते हैं। तो उसके अनुसार ही उनमें ज्यादा रसों की उत्पत्ति होती है। तो वैसे वसंत ऋतु में कषाय रस की उत्पत्ति होती है, जैसे उन्होंने बोला है, जैसे हमने पहले देखा इसमें इसी अध्याय में। तो जिस ऋतु में जो महाभूत प्रिडोमिनेंट रहेगा उस महाभूत के अनुसार रसों का प्रिडोमिनेंस उसमें ज्यादा रहेगा। हेमंत ऋतु में मधुर रस का प्रिडोमिनेंट रहता है। फिर शिशिर ऋतु में तिक्त रस का प्रिडोमिनेंस रहता है। फिर अम्ल रस सॉरी वर्षा ऋतु में अम्ल रस का प्रिडोमिनेंट रहता है। शरद ऋतु में सॉरी शिशिर में कौन सा, शिशिर में तिक्त, तिक्त। हाँ हाँ। फिर ठीक है। बसंत ग्रीष्म में में कटु रस, हाँ? वसंत में कषाय, वसंत में कषाय, जी ग्रीष्म में कटु और शरद में लवण, वर्षा ऋतु में अम्ल, ये हो गया। हेमंत में मधुर। हम्म। तो ये रस प्रिडोमिनेंट रहते हैं। हाँ वातावरण में। हम्म। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें वातावरण में भी। हाँ तो वो ध्यान में रख के हमको लेना है। जैसा मैंने बोला कि हेमंत ऋतु में मधुर रस प्रिडोमिनेंट रहता है, लेकिन हेमंत ऋतु में अग्नि भी उतनी ही स्ट्रांग रहती है, इसलिए वो मधुर रस का सेवन हम कर सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वायु और अग्नि प्रधान बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि अपना अग्नि इतना तीव्र नहीं रहता है, और बाहर भी गर्म है अंदर भी गर्म है, उसका ही सेवन करेंगे तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर हमें थोड़ा स्निग्ध गुण का प्रयोग करना है, लेकिन जो पचने में हल्का हो उसका हम प्रयोग करना है। लेकिन जो स्निग्ध हो उसका प्रयोग करना होता है, वो आगे आगे आएगा उसमें कि क्या क्या खाना है वो क्या नहीं है। तो ये प्रिडोमिनेंस ये रहता है, ये आपको हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अ, अ, श्रृंगवेराम्बु। श्रृंगवेर मतलब होता है कि सौंठ, उसे अदरक। ठीक है, अदरक का पानी। साराम्बु जो हम उसको बोलेंगे कि
साराम्बु में सार का मतलब होता है एक मुस्ता नाम का एक द्रव्य है जिसको नागर मोथा हम बोलते हैं, तो उसका उससे बनाया हुआ पानी। और जलद जलद मतलब ये होता है कि मुस्ता, नागर मोथा। और फिर मधु मधु मतलब शहद डाल के पानी। और जलद आम्बू, जलद मतलब मुस्ता डाल के, नागर मोथा डाल के पानी, इनका सेवन हमको करना है कि क्योंकि जो बढ़ा हुआ जो कफ है वो उससे कम हो जाएगा। और साराम मतलब जो आसव वरिष्ठ होते हैं उनको पानी में मिलाकर हम पी सकते हैं, तो जिससे बढ़ा हुआ कफ जो है वो कम हो जाएगा। तो वसंत ऋतु में कफ बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए उसको ड्राई इस तरह के द्रव्यों का सेवन हमको करना होता है। तो फिर ये हम ध्यान में रख सकते हैं कि अ, ये वसंत ऋतु में ये होता है कि कफ के प्रिडोमिनेंट वाले सभी जो है व्याधि बढ़ते हैं। तो वैसे हमारे इसमें ऐसा बोलते हैं कि वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः, ऐसा बोला है। तो मतलब वैद्य लोगों के लिए शरद और वसंत, ये दो जो ऋतु है वो माता पिता की तरह है, ऐसा बोला है कि रोगाणाम मतलब वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः, मतलब उस समय पे शरद ऋतु में और वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा व्याधि होते हैं, इसलिए उसको माता पिता का स्थान दिया है कि वो व्याधि होंगे तो वैद्य के पास लोग जाएंगे। तो इसलिए वो वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरः ऐसा बोला है कि वो उनका ध्यान रखते हैं कि उसकी रोजी रोटी चलता रहे। इसलिए कुसुमाकर मतलब वसंत ऋतु, और शारदी माता मतलब शरद ऋतु, ये जो दो ऋतु है उनमें सबसे ज्यादा व्याधि होते हैं, इसलिए उनको माता पिता का दर्जा दिया हुआ है। तो उस समय सबसे ज्यादा नीड वैद्य की पड़ती है, डॉक्टर की पड़ती है, क्योंकि वो सीजनल जो है व्याधि उस टाइम सबसे ज्यादा रहते हैं कि होते रहते हैं। ये हम जस्ट एक फॉर जनरल इंफॉर्मेशन वो है। अ, फिर आता है फिर दक्षिणानिलशीतेषु परितो जलवायुषु अदृष्ट नष्ट सूर्येषु परपुष्ट विगुष्टेषु कामकर्मान्त भूमिषु विचित्र पुष्पक्षेषु काननेषु सुगंधिषु गोष्ठी कथाभिः चित्राभिः मध्याह्नं गमयेत् सुखी। तो इसी जो यही ऋतु है उसमें और क्या करना चाहिए। जहां पर पानी बह रहा है, कि जिसमें पानी के बहने की वजह से जहां पर थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, ऐसे जगह पर जाना चाहिए, मतलब घूमने जा सकते हैं। फिर अदृष्ट नष्ट सूर्येषु मणिकृत्तिम कांतिषु, ऐसी जगह पर जाना चाहिए यहाँ पर सूरज की किरण डायरेक्ट नहीं आती है, अदृष्ट दिखती नहीं है, या फिर सूरज नहीं है, ऐसे जगह पर रहना चाहिए। मणि कुर्तिम कांतिशु, ऐसे जगह पर रहना है कि जहां पर मणि और ये सभी चीजें रह के हवा को सुगंधित कर दिया है, ऐसी जगह पर रहना है। पर पुष्ट विभुष्टेशु कम काम कर्पांत भूमिशु, फिर ऐसे जगह पर रहना है कि जहां पर अ, जो हम पक्षी वगैरह बोलते हैं उनकी अच्छे आवाज जिसमें आते हैं, परपुष्ट विभुष्टेशु, ऐसे जगह पर रहना चाहिए। काम कर्मांत भूमिशु, मतलब अपने प्रिय लोगों के साथ रहना है। फिर विचित्र पुष्प वृक्ष, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल वो रहते हो, ऐसे वृक्षों के छाया में रहना है। काननेषु सुगंधिषु, ऐसे जंगल में जाना है कि जहाँ पर सुगंधी वृक्ष ज्यादा हो, ऐसे जगह पर जाना चाहिए। गोष्ठी कथा भी चित्रा भी मध्यान्हम गमयत सुखी, तो ऐसे जगह पर जो मध्याह्न है मतलब दोपहर के समय में ऐसी जगहों पर रहना चाहिए, और यहाँ बैठ के गोष्ठी कथा भी चित्रा भी
अलग अलग प्रकार से कथा प्रवचन और गपशप ये सभी जो है वहां पर दोपहर के समय में रहना है, कि जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं आती हो, जिसमें पानी बह रहा है, ऐसे जगह पर ठंडे जगह पर ऐसे हमको रहना है। इन शॉर्ट ये सभी सीजन को एंजॉय करना चाहिए, इस तरह से वो उन्होंने दिया है। कि जहाँ पर वसंत ऋतु में मेनली ये होता है कि बाहर जब गर्मी है तो वो गर्मी की वजह से शरीर के जो अंदर कफ बढ़ा हुआ है वो तुरंत बढ़ के बाहर आ सकता है। तो इस तरह से होता है, इसलिए फिर डायरेक्ट सनलाइट के इसमें नहीं जाना है। और जब दोपहर का समय है तब तो नहीं जाना है, तो उस समय पे ऐसे थोड़ा सा ठंडा और प्लेजेंट जो एनवायरनमेंट है उसमें जाकर अपने परिजनों के साथ, लोगों के साथ अपना समय वहां पर गुजारना है। ऐसा दिया है कि अपने मन को प्रसन्न रखना है उस समय पे, इस तरह से करना है। फिर गुरु शीत दिवा स्वप्न, और वर्ज्य क्या है? गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्धाम्ल मधुरान त्यजेत। तो क्या त्याग करना है? तो गुरु आहार, मतलब जो पचने में भारी हो ऐसा आहार नहीं लेना है। एकदम जो शीत है, ठंडा है, मतलब आइसक्रीम वगैरह, वो नहीं लेना है वसंत ऋतु में। दिवा स्वप्न, दिन में खाना खाने के बाद सोना, ये नहीं करना है। स्निग्ध अम्ल मधुर, स्निग्ध द्रव्य बहुत ज्यादा खाना नहीं है। अम्ल मतलब खट्टी चीजें ज्यादा नहीं खानी है। और मधुर जो मीठी चीजें हैं त्यजेत, उनका त्याग करना है। ये सभी जो चीजें हैं वो कफ को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए फिर उनका सेवन हमको नहीं करना है। तो ये वसंत ऋतु के बारे में है। अभी तक जो भी डिस्क्रिप्शन हुआ है उसके बारे में किसी को अगर कुछ शंका है, कुछ लगता है कि ये ठीक से डिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो पूछ सकते हैं। तो ये हेमंत ऋतु में जो दोष है वात सबसे ज्यादा बढ़ता है क्या? ये व्याधियां जो होती हैं वो कौन से दोष के रिलेटेड में होती हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि हेमंत ऋतु में व्याधि कम होती है, अच्छा। क्योंकि मेनली बात यह है कि उसमें अग्नि बहुत ज्यादा प्रबल रहता है। लेकिन ये बात है कि अगर अग्नि अगर बहुत ज्यादा प्रबल है, उसको हमने ईंधन नहीं दिया, तो फिर जो ईंधन ज्यादा जलने की वजह से जो व्याधियां होंगी वो हो सकती है। मतलब वात बढ़ेगा, अग्नि ज्यादा है तो मतलब सभी धातुओं का पाचन करेगा तो क्षय हो जाएगा, तो उसके रिलेटेड व्याधि होंगे। कि धातुओं का क्षय हो जाएगा तो ऑब्वियसली वात बढ़ जाएगा, तो वो व्याधि उसमें होंगे। लेकिन अगर वो स्निग्ध और इस तरह से अगर आहार, गुरु बचने में जो भारी ऐसा आहार का सेवन करेंगे, व्यायाम करेंगे, अभ्यंग करेंगे, तो फिर वो व्याधि नहीं होंगे। तो इसलिए वैसे भी वसंत ऋतु की, मतलब सॉरी, हेमंत ऋतु को हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, उसमें सबसे कम व्याधियां होती हैं। तो वो उस वजह से है क्योंकि अपना अग्नि बहुत वहां पर प्रबल तीव्र रहता है, इसलिए ज्यादातर डिसीजेज वहां पर नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो जो उसका ऋतुचर्या का ध्यान नहीं रखा और जो वहां पर अग्नि वाला ज्यादा जिसमें गर्म है, मसाला वाला है, अगर ऐसा सेवन किया तो फिर वो व्याधि तो होंगे। तो वो हमें ध्यान में रख के खाना खा सकते हैं। या फिर अभ्यंग वगैरह अगर नहीं किया तो फिर भी वात की व्याधि वगैरह उसमें हो सकते हैं, तो वो ध्यान में रखेंगे। ठीक। इसमें ऐसा कहते हैं कि अग्नि ही सभी जो है व्याधि उसका मूल है। कि अग्नि अगर प्रॉपर नहीं है तो ही सब प्रकार के व्याधि होते हैं। इसलिए इसमें अग्नि जनरली प्रॉपर रहता है, इसलिए फिर इसमें व्याधि होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा है। तो आगे चलेंगे, 10 मिनट है अभी। आगे चल सकते हैं ना? एक ग्रीष्म ऋतु का तो हो गया। हाँ जी। जी। आगे करेंगे। यस प्लीज। जी जी हाँ। तो ग्रीष्म ऋतु लक्षण और चर्या। तो अभी वसंत, तो हमने हेमंत देखा, शिशिर देखा, अ, वसंत और अभी ग्रीष्म। तो तीक्ष्णांशु, तीक्ष्णांशु का मतलब है कि सूरज की जो किरण है
वो उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु मतलब सूरज की किरणें बहुत तीक्ष्ण रहती है। अति तीक्ष्णांशु बहुत ज्यादा तीक्ष्ण रहती है। ग्रीष्म में संक्षिपति वयत प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा। तो उसकी वजह से कफ बहुत कम होता है। प्रत्यहम रोज रोज, क्षीयते श्लेष्मा, क्षीयते मतलब कम हो जाता है। और तेन वायुश्च वर्धते, और उसकी वजह से वात बढ़ता है। कि रोज कफ का वो जो सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए फिर वात इसलिए वात बढ़ता है क्योंकि कफ। उसके बाद कटु, कटु रस तीखा जो है, टेस्ट जो है वो अम्ल, सोर और व्यायाम। व्यायाम नहीं करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा। अर्क करांश तेज, जो अ, सूरज की जो गर्मी और जो ज्यादा बढ़ाते हैं, ऐसी चीजें हमको नहीं करनी है। इसलिए फिर पटु पटु अम्ल व्यायाम अर्क कर, ये सभी डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट से हमको नहीं करना है। इन सभी चीजों को वर्ज्य लिखा है, वो नहीं करना है। फिर भजेत मधुरम एवं अन्नम, और जो हम खाना खाएंगे तो मधुर आहार का सेवन ज्यादा करना है। लेकिन मधुर आहार जनरली पचने में गुरु रहता है। उसमें लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, जो पचने में हल्का है, मधुर है लेकिन पचने में हल्का है, फिर स्निग्ध है और ठंडा है, शीत है और द्रव, जो थोड़ा फ्लूइड जिसमें ज्यादा है, इस तरह के आहार का हमें सेवन करना है। भजन मधुरम एवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, ये सभी जो उसमें गुण है, इस तरह से आहार का सेवन करना है। सुशीत तोय सिक्तांगो, तो जिसमें सुशीत अच्छा ठंडा किया हुआ जो पानी है, सिक्त उस अंग सिक्त मतलब उसमें नहाना है। उसमें जो हम टब बाथ जिसको कहते हैं ना, कि सिक्तांगम, वहां पर जाकर हम लेट सकते हैं ठंडे पानी के इसमें। सुशीत तो या सिक्तांगो लियात सत्तुन सशर्करान, और सत्तू, सत्तू शायद जानते हैं आप सब लोग, सत्तू किस तरह चने से चने बनता की है। दाल का बना हुआ ना मीट, है ना? हाँ हाँ, उसमें 2-3 दाल मिक्स होती है ना, वो सत्तू हाँ, सशर्करान। वो उसको चीनी के साथ उसका हम खा सकते हैं। और फिर इसमें ये दिया है कि मध्यम न पेयम, उसमें मद्य नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल वर्ज्य। मध्यम न पेयम, पेयम व स्वल्पम, या पीना ही है तो स्वल्पम बहुत कम मात्रा में, या फिर सुबहु वारीवा, और बहुत ज्यादा पानी डाल के वो हमें, अगर लेना है तो वो लेना है। हम तो वर्ज्य ही करते हैं, लेकिन अगर लेना है जिसको है, किसी को अगर सजेस्ट करना है को लेना ही है, तो इस तरह से लो, या तो मत ही लो। लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी में लो, या फिर बहुत ज्यादा पानी डाल के लेना है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्, वो शोष मतलब सभी जो शरीर के धातु हैं, मसल वेस्टिंग वो करता है। कि मसल बहुत वो कार्य उत्पन्न होता है, मतलब जो है वेट लॉस होता है, कि ये सब हो जाता है। शैथिल्य जो शरीर के जो ये है, मतलब संधि है अपने, या फिर धातु है, वो शिथिल होते हैं। मतलब उसका जो टोन है, मसल का टोन है, वो कम हो जाता है। दाह मोहान, और शरीर में जलन हो जाती है अगर ज्यादा मद्य पिएंगे और ये सब व्यायाम और ये सब ज्यादा करेंगे तो। मोहान, मोह मतलब जिसमें ज्यादा, हम जिसको बोलते हैं कि चक्कर आना,
ज़्यादा शरीर आँखों के आगे अंधेरा आना, सब ये जो चीज़ें हैं, वो ये मद्य ज़्यादा पीने की वजह से हो सकता है। फिर कुंदे कुंद इंदु धवलम शालिम अश्निया जंगलैः पलैः। हुँ, शाली मतलब जिसको हम चावल बोलते हैं, कि जो पचने में हल्का हो, कुंदेंदु धवलम, एकदम उसको व्हाइट राइस जिसको बोलेंगे। कुंद इंदु धवलम मतलब या कुंद की जो पुष्प रहते हैं, जो वो जिस तरह से व्हाइट रहते हैं, या फिर जैसे चंद्रमा जिस तरह से एकदम सफेद रहता है, उस कलर के चावल का सेवन करना है। अशनियात, वो खाना है। जांगलई पलई, और अगर मांस का सेवन करना है तो जंगल मांस मतलब जो जंगल देश में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनके मांस का सेवन करना है, क्योंकि उनका मांस पचने में हल्का होता है इसलिए। तो उसका हम खाना है तो खा सकते हैं। फिर पिबेद रसम नाति घनम रसालाम राग खांडवम, और उसमें रसाला मतलब जिसको हम मराठी में श्रीखंड बोलते हैं, उसको सेवन कर सकते हैं, रसालाम। राग खांडव, रसम जो हम रस जो फ्रूट जूस पिएंगे, तो वो नाति घनम बहुत ज्यादा गाढ़ा हो ऐसा नहीं। राग खांडव मतलब खांडव मतलब एक ड्रिंक है, फ्रूट फ्रूट जूस जैसा है, वो जो पिएंगे वो हम पी सकते हैं कि लेकिन जो बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ऐसा हम एकदम लिक्विड ज्यादा है उसमें, वो हम पी सकते हैं। पानकम, पानक का मतलब है कि हम जिसको आम का पन्ना बोलते हैं ना, वो पानक, वो जिस तरह से बनते हैं वैसा बनाया हुआ जो है हम ले सकते हैं। पंचसारम ये जो मधुर द्रव्य है, उनसे बनाया हुआ, उनका पंचम 5 प्रकार के मधुर द्रव्य हैं, उनको मिक्स करके जो जूस बना है वो लेना है। फिर अ, नवद नवमृत भाजने स्थितम, और जो नए बर्तन में रखा हुआ है, ऐसे जूस का हम पी सकते हैं। फिर मोच चोच दलेर युक्तम सामलम मृन्मय शुक्ति भी। मोचा मतलब केला। फिर चोच क्या? दलरी केला? युक्तम, केला? केला केला, हाँ हाँ केला, ग्रीष्म ऋतु में खा सकते हैं। फिर चोच दलरी युक्तम, फिर जिसको हम फणस फणस जिसको बोलते हैं ना, फणस जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। फिर क्या? क्या चीज? कोकम? सामलम, कोकम नहीं, फणस को हिंदी में क्या कहते हैं? कटहल, कटहल 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 ना, हाँ जैक कटहल, हाँ वो, जैक हाँ फ्रूट जैक फ्रूट। हाँ जैक फ्रूट वो ले सकते हैं। कटहल। और मृन्मय शक्ति भी, और जो अ, खट्टी चीजें अगर खानी है तो वो जो मिट्टी के बर्तन में जो रखा हुआ है, ऐसे हम पी सकते हैं। और फिर पाटला वासितम अम्भ सकर्पूरम सुशीतलम। तो इन शॉर्ट जो भी हमको लेना है, वो ठंडी चीजें हम खा सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में, मतलब फ्रूट जूस पी सकते हैं, या फिर ठंडा पानी पी सकते हैं, और फ्रूट से बनाया हुआ 3-4 फ्रूट का इकट्ठा करके हम जूस पी सकते हैं। जो है शुगर बेस्ड जो सिरप मतलब ये होते हैं, जो वो शरबत? सब पानक जो है वो, हाँ शरबत वगैरह वो पी सकते हैं। ये सभी चीज जो है वो ग्रीष्म ऋतु में हमको लेना है। पाटला मतलब एक वनस्पति है, उसका जो फ्लावर है उसको पानी में डाल के हम पी सकते हैं। और ये क्या खस तो नहीं होता? पाटल नहीं? खस नहीं नहीं, खस अलग है, वो पाटला वो अलग है। अच्छा, एक वो तो लाल वाला जो रोडोडेंड्रॉन जिसे कहते हैं, बुरहान वो भी नहीं है पाटल? नहीं नहीं नहीं, वो पाटला अलग ही है। और फिर उन्होंने बोला है कर्पूर डाल के पानी पी सकते हैं, या फिर उसका, क्योंकि वो कपूर ठंडा रहता है, लेकिन वो अगर वो पानी में डालेंगे थोड़ा सा वो कड़वा हो सकता है। लेकिन वो ठंडा होता है इसलिए वो उन्होंने पीने के लिए बोला है, क्योंकि कपूर तो खाने में कड़वा ही रहता है, तो वो हम डाल के पी सकते हैं, ऐसा है, लेकिन ठंडा होना चाहिए।
फिर समय तो हो गया वैसे। नींबू हाँ 10:30 तक है अपने पास टाइम। अच्छा ठीक है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड 9 से 10:30 तक अपने पास टाइम रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये नींबू शरबत भी ले सकते हैं क्या समर में? हाँ ले सकते हैं, पानी ज्यादा होना चाहिए इसमें। हाँ अम्ल उन्होंने बोला ना कि सामलम अम्ल द्रव्य लोग ले सकते हैं, नींबू शरबत तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और पानी उसमें ज्यादा होना चाहिए ठंडा। तो ये नींबू क्या खट्टे मतलब अम्ल में आता है, या इसका जो प्रभाव है वो मीठा होता है? नींबू का क्या वो है? अम्ल अम्ल ही है वो, खट्टा ही है। उसका इफेक्ट भी खट्टा ही होता है? हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, वही है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें उन्होंने अम्ल रस खास मतलब पी सकते हैं, पानी डाल के ज्यादा, वो पानी और शक्कर डाल के पानक जैसा हम शरबत बनाते हैं वैसा बनाकर पीने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम ले सकते हैं। फिर वो हम जो बचपन में करते थे कि शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्यान भक्षयम पिबेत। मतलब कि शशांक का किरण, शशांक मतलब चंद्रमा, उसकी किरणों में हम बैठ सकते हैं। अ, और रजन्यान भक्षयम पिबेत। फिर सशीतम माहिषम क्षीरम चंद्र नक्षर शीतलम। और अ, माही महिष मतलब भैंस का दूध पी सकते हैं, जो चंद्र नक्षत्र शीतलम, जो अ, क्या चंद्रमा की किरणों में रखा हुआ ऐसा जो दूध है भैंस का, वो भी हम पी सकते हैं कि रात को वहां पर रख देना है चंद्रमा की किरणों में और फिर उसको पीना है, वो हम पी सकते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है, इसलिए उसको पीना चाहिए। तो ये गाय के दूध और भैंस के दूध में क्या वैसे प्रेफरेंस रहती है, और कौन से सीजन के हिसाब से कुछ अलग रहता है? एक्चुअली ऐसा है कि भैंस का जो दूध है उसमें फैट्स ज्यादा रहते हैं तो स्निग्ध ज्यादा रहता है और पचने में थोड़ा सा गुरु भी भारी रहता है, लेकिन फैट्स ज्यादा होने की वजह से वो हम लेना है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वैसे भी कफ कम होते रहा है ना, जो कम हुआ जो कफ है उसको ज्यादा वो बढ़े अपने आप, तो इसलिए फिर भैंस का जो दूध है उसमें ज्यादा हम प्रेफर ग्रीष्म ऋतु में वो है, बाकी अच्छा, सीजन में लेकिन गाय का ही पीना है। और यदि हम गाय के दूध में थोड़ा सा ऊपर से अगर अपन स्निग्ध घी डाल दें, तो विल दैट आल्सो तो डू? चलेगा, वो भी चल सकता है। और अच्छा, बादाम का क्या रोल रहेगा इसमें इसमें समर में? बादाम एक्चुअली ऐसा है कि वो थोड़ा गर्म है और दूसरा है वो गुरु भी ज्यादा है, तो इसलिए वो अग्नि इतना जितना हेमंत ऋतु में तीव्र रहता है ना उतना अग्नि ग्रीष्म ऋतु में नहीं रहता है, तो इसलिए बादाम का दूध से अच्छा खाली जो दूध है वही लेना ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमको ये चाहिए कि जो स्निग्ध हो लेकिन जो पचने में हल्का हो ऐसा होना चाहिए। तो बादाम वैसे स्निग्ध है लेकिन पचने में वो भारी होने की वजह से उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए फिर उसके जगह पर केवल दूध पिएंगे तो ज्यादा सही है, ये जो है ग्रीष्म ऋतु में। अच्छा, जब अगर बादाम को अगर अपन पकाते हैं, तो फिर उसका हम्म। वो इफेक्ट क्या होता है? मतलब वो और ज्यादा हेवी हो जाता है या लाइट हो जाता है नहीं पकाने थोड़ा से? लाइट होगा, लेकिन फिर भी उसका ओरिजिनल जो गुरु गुण है ना, तो वो तो बहुत हाँ ज्यादा कम नहीं होता है, इसलिए बेटर है कि वो जो जब अग्नि तीव्र हो उस टाइम पे वो लेना है, मतलब जब हेमंत ऋतु है शिशिर ऋतु है जहाँ पर हमको स्निग्ध गुण की ज्यादा जरूरत रहती है और जो गुरु भी आहार जब भारी पचने में होगा वो भी अगर जो अग्नि सहन कर जाएगा, ऐसे आहार का सेवन हम उस टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें स्निग्ध गुण तो हमको चाहिए, शीत गुण तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हम खाएंगे वो
प्रॉपर डाइजेशन भी उसका होना है। तो हम ज़्यादा भारी अगर खाएँगे तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए फिर वो हमको नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, खसखस खसखस का जो वो होता है ना बीज, ये इस समर ऋतु में हाँ, ले वो भी सकते चलेगा। हैं। हाँ, हाँ, वो भी चल एक्चुअली वो भी चलेगा क्योंकि वो तो ठंडा ही होता है ना, तो वो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। खसखस के बीज ठंडे होते हैं। हाँ, हाँ, वो भी ठंडे हैं बिल्कुल, ले अच्छा। सकते हैं। हुँ, तो रात के समय पे जो है शशांक का किरण मतलब उनका सेवन करना है मतलब वो भी बोला है कि चाँद की रोशनी में सोना है, रात में छत के ऊपर जैसे पहले सोते थे, उस तरह से हम रात में ग्रीष्म ऋतु में सोना है, वो भी दिया हुआ है। अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के एसी चलते रहते हैं, तो वो करना तो मुश्किल है अभी, तो वो गर्मी भी बहुत होती है, बाहर अभी जैसे यहाँ का अब हम देखेंगे दिल्ली में तो सबके घर में एसी चलते रहते हैं, इसलिए फिर बाहर जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं होता है। इसलिए रात में छत पे जाके सोना इतना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में जब सबके यहाँ ये कूलर या फिर एसी नहीं थे, तब ये पॉसिबल था कि शशांक किरणान भक्ष्यामि कि वो चंद्रमा की किरणों में सोना या फिर बैठना ये संभव होता था। अभी इतना संभव नहीं हो सकता है, ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर अभ्रंकश महाशय फिर सॉरी, किस तरह हाँ, एक ये यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक ठंडाई करके एक वो मिक्सचर होता है, जिसमें कुछ शायद ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खस होता है, दो चार चीजें और होती हैं। उसको हुँ, हुँ, दूध हुँ। मिला के लेने का एक प्रचलन है। उसमें ऐसा है कि जैसे बोला कि वो एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ। मतलब जो गाढ़ा अगर होगा तो फिर वो पचने में भारी होगा। तो जिसमें पानी ज़्यादा हो, जो पतला हो, ऐसा अगर है और उसमें कम प्रमाण में ड्राई फ्रूट अगर हो तो वो चलेगा। लेकिन ड्राई फ्रूट ऑलरेडी उनका खुद का जो है वो बहुत भारी पचने में रहते हैं। इसलिए वो जितना कम प्रमाण में लेंगे वो जितना सही है, वो ले सकते हैं, ऐसा है। कि तो मेन इस चीज़ इसमें जब भी आहार विहार का जब सेवन ये है ना कि उसका मेन चीज़ ये है कि अपनी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कितनी है वो ध्यान में रख के हमको लेना है। तो वैसे जैसे पहले ही मैंने बोला है कि एकदम सभी चीज़ें कंपैरेटिव है, एकदम डायरेक्टली ये बिल्कुल वर्ज्य है ऐसा है, लेकिन फिर भी उसका अग्नि अगर किसी का अच्छा है, जो बच्चे हैं उनका अग्नि बहुत तीव्र है, तो उनको हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखकर देना है कि वो ज़्यादा खाने से पेट में गर्मी हो या फिर ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। हमारा हमारा आपका जो ये एज है तो ऐसा उसमें ग्रोइंग एज तो है नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मतलब शारीरिक परिश्रम करते हैं ऐसा भी नहीं है। इसलिए फिर वो जो पचने में हल्का है और शारीरिक जो है श्रम हम लोगों को नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही प्रकार के आहार का सेवन हमको करना है कि जो ज़्यादा पचने में भारी ना हो, ऐसा हम लेना है। तो ड्राई फ्रूट ऑलरेडी बहुत गुरु होते हैं, इसलिए फिर उसको नहीं लेना ही ज़्यादा ठीक है। या फिर और लेना है तो थोड़ा-सा हम ले सकते हैं। जैसे पानी में अगर भिगो के लें अखरोट। उम, वो थोड़ा एक आध मिनट थोड़ा-सा ले सकते हैं, मतलब एकदम वर्ज्य ऐसा नहीं है। वो ही देख के अपना डाइजेशन उसका हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको नहीं लेना है। क्योंकि इसमें ये भी बोला है कि हमें बहुत ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, कि व्यायाम अग्नि कैसे बढ़ेगा तो व्यायाम करेंगे तो बढ़ेगा। तो हमको व्यायाम भी बहुत ज़्यादा एडवाइस्ड ग्रीष्म ऋतु में नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मनुष्य का बल भी उसमें कम होता है, तो उसमें और व्यायाम करेंगे, तो फिर और बल कम हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो व्यायाम भी इस सीज़न में वर्ज्य ही बोला है कि जितना कम ही हो गया उतना ही करना है। तो इसलिए फिर वो डाइजेशन करने के लिए जितना भी अग्नि रहेगा, वो भी उतना नहीं रहेगा। इसलिए फिर वो हम जितना उसका कम करेंगे वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन अगर पहले से आदत है
और वो शरीर को अगर ठीक से डाइजेस्ट हो पा रहा है तो फिर वो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ हमने मतलब बचपन में देखा था तो वो जैसे ठंडाई का मैंने बोला, ये बीज जो होते हैं खरबूजे के, और थोड़ा बादाम, शायद थोड़ा सा पिस्ता होता है, और ऐसे दो तीन चीजें होती हैं। तो उसमें उसे उसमें वो बहुत ही कम रहता है ना, ऐसा नहीं कि उसी से सब भर कम के कम रखा रहता है। गया है, वो करेक्ट, एकदम थोड़ा रहता है, तो वो तो ले सकते हैं। करेक्ट। और भिगोया, तो उसको वो सिलबट्टे पे हाँ, पीस के उसकी पेस्ट बनाते थे, और फिर उसको दूध में लेके ठंडा करके लिया करते थे। हाँ, हाँ, तो ले सकते हैं, लेकिन वही वो दूध भी बहुत गाढ़ा नहीं होता था ना वो, दूध भी हाँ, बहुत एकदम गाढ़ा दूध ऐसा भी नहीं रहता है। करेक्ट, और करेक्ट, उसमें पेस्ट मतलब एक दूध में, मतलब 1 कप दूध में आधा कप, ये ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि 1 कप 1 गिलास भर के दूध इसमें 1 आध चम्मच डालते हैं, तो वो तो करेक्ट। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाँ, फिर आगे है, अभी फिर से 4 ही मिनट है, तो फिर आगे का श्लोक हम शुरू नहीं करेंगे, फिर वो पूरा होगा नहीं। ठीक है, Q&A और कर अगर ले। किसी को कुछ है। हाँ, अभी तो, और जैसे अभी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, एज इट हैपेंस कि अपना ये इस वक्त अपन ग्रीष्म ऋतु पे हैं, तो हाँ, हाँ। और अच्छा, जो सो अभ्यंग जो है, क्या ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्जित है या थोड़ा बहुत एडवाइजेबल है? थोड़ा-सा ज़रूरी है तो करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बिल्कुल हल्का अभ्यंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम तेल लगा रहे हो, तेल से भी थोड़ी गर्म, वो भी गर्म होता है ना तेल, तो उसमें भी मतलब वो स्निग्ध है, लेकिन वो उष्ण भी है तेल। तो जनरली हम ग्रीष्म ऋतु में बहुत एडवाइस नहीं करते हैं अभ्यंग करने के लिए। यदि नारियल का तेल इस्तेमाल करें तो? हाँ, चल जाएगा। लेकिन वो नहाने से पहले, स्नान करने से पहले ही करेंगे और फिर बाद में नहा सकते हैं। वैसे जनरली स्पीकिंग सभी तेल कंपैरेटिव टू घी जो उष्ण ही रहते हैं, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली नारियल का तेल सबसे ज़्यादा ठंडा हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी तो तिल का है, सरसों का तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है, मतलब अभ्यंग करने के लिए, वो तो अलग ही बात है। तो वो तो नहीं करना है। और इसमें एक है कि हम ग्रीष्म ऋतु में अब आगे भी देखेंगे कि अ, बाकी सभी ऋतुओं में हमने बोला है कि दोपहर में सोना वर्जित है, खाना खाने के बाद बिल्कुल सोना नहीं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु एक ऐसा ऋतु है जहाँ पर आप दोपहर खाने के बाद सो सकते हैं, कि ये भी इसके लाइन में लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कफ बहुत कम होते रहता है, इसलिए फिर ग्रीष्म ऋतु में खाना खाने के बाद सोना वर्जित नहीं है, आप सो सकते हैं। लेकिन बाकी ऋतुओं में, मतलब ग्रीष्म ऋतु छोड़ के बाकी ऋतुओं में दोपहर में सोना, खाना खाने के बाद सोना वर्ज्य है। और अगर सोना ही है तो खाने से पहले सो जाना है, उसके बाद फिर हम कुछ खाना है तो खा सकते हैं। और अगर नींद आ ही रही है तो फिर बैठ के, उसको वो भी थोड़ा-सा आगे आएगा कि आसीना प्रचलायितम उसको बोलते हैं, कि बैठ आराम कुर्सी में बैठ के हम सो सकते हैं, सोना ही है तो, उनको ज़रूरी है वो। लेकिन एकदम लेट के नहीं सोना है। अच्छा, प्राणायाम वगैरह किए जा सकते हैं ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल, में? बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी थोड़े हीटिंग होते हैं। नहीं, प्राणायाम की जो भस्त्रिका है, वो तो थोड़ा-सा गर्म है, या फिर इसको हम अ, सूर्य भेदन प्राणायाम वगैरह बोलते हैं ना, वो नहीं करेंगे तो ठीक है। बाकी तो अनुलोम-विलोम है, शीतली प्राणायाम है, फिर कपालभाति, ये तो जनरल क्रिया है, वो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो जिन प्राणायामों से गर्मी बढ़ती है, पिंगला नाड़ी वाले, मतलब जो वो वर्ज्य है, मतलब सूर्य भेदन है, फिर भस्त्रिका है, और ये 2-3 ही जो है जिससे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, या फिर जिसको हम ये बोलते हैं, हुँ, उज्जयी। हाँ, उज्जाई। तो वो जो है उससे थोड़ा गर्मी बढ़ती है, तो फिर वो हम नहीं करना है, बाकी तो सब कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए। जी, ठीक है, अच्छा। नमस्ते। ओके, थैंक यू, नमस्ते।
So we meet at 10:45. 10:45. Yes. Let us start. Slowly inhale. Gently, guys. A very good morning to all of you once again. Friends,